बच्चों नेक्स्ट है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, कि फोटोसिंथेसिस कहां होता है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि प्लांट्स में होता है, तो प्लांट्स में भी क्या हर पार्ट फोटोसिंथेसिस करता है? नहीं। ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, जहां पे कि मेनली हम कहते हैं लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज ग्रीन लीफ ऑफ द प्लांट, जहां पे फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है केवल लीफ में ही होगा, ये फोटोसिंथेसिस लीफ के अलावा दूसरे पार्ट में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है और स्टेम में भी हो सकता है बच्चों। और एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है कि अदर देन ग्रीन लीफ कहां पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है, तो स्टेम में भी हो सकता है और रूट में भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कहीं पे भी होगा कहां पे, तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। कि ग्रीन प्लांट में जो लीफ होता है, लीफ में मेसोफिल सेल्स होते हैं और मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहां पे बच्चों हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, जो कि आपने सेल बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि आउटर मेम्ब्रेन होता है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनर मेम्ब्रेन होता है, और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा होता है बच्चों, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम नाम क्या देते हैं? स्ट्रोमा। ये जो स्ट्रोमा है, ये एक फ्लूइडिक मैट्रिक्स होता है बच्चों, फ्लूइडिक मैट्रिक्स होता है। और इस फ्लूइडिक मैट्रिक्स में एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम किस चीज के? तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो स्टेप में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। तो डार्क रिएक्शन का जो एंजाइम होता है, जिसमें केल्विन साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके एंजाइम स्ट्रोमा में पाए जाएंगे। तो स्ट्रोमा एक फ्लूइडिक मैट्रिक्स है जिसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसी स्ट्रोमा में बच्चों मेम्ब्रेन का नेटवर्क फैला होता है, मेम्ब्रेनस नेटवर्क कहते हैं उसको, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ये सब स्ट्रक्चर, जिसको एक सिंगल कहें, ये पूरा बहुत सारे थैलेकॉइड से मिलने से बना हुआ एक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं ग्रेनम, जिसके एक स्ट्रक्चर को, एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं थैलेकॉइड। और थैलेकॉइड जब एक के ऊपर एक बहुत सारा अरेंज हो जाता है, तो हम उसका नाम क्या देते हैं? ग्रेनम। ये ग्रेनम कहलाता है। तो थैलेकॉइड जब एक के ऊपर एक अरेंज हो जाए तो ग्रेनम। तो ये एक ग्रेना है, ये दूसरा ग्रेनम है, ये तीसरा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रेनम एक क्लोरोप्लास्ट में हो सकते हैं। और दो ग्रेनम को जोड़ने वाला जो बच्चों स्ट्रक्चर होता है, ये पार्ट जो दो ग्रेनम को जोड़ रहा है, आप देखो यहां पे भी एक ग्रेनम है और दूसरा ग्रेनम यहां पे है, इस दोनों ग्रेनम को जोड़ने वाला ये स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा लैमेली। ये भी एक थैलेकॉइड होता है, इसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, जिसको आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पे ग्रेनम, दो ग्रेनम को जोड़ने वाला जो थैलेकॉइड है, उसे हम नाम क्या देंगे? स्ट्रोमा लैमेली। इन सभी जगह बच्चों होता क्या है? पिगमेंट्स। थैलेकॉइड में पिगमेंट्स होते हैं। थैलेकॉइड के पाइल्स को, ग्रुप को ग्रेनम कहते हैं, जहां पिगमेंट्स होता है। और लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम इन्हीं का होता है। तो जब सनलाइट गिरता है लीफ के ऊपर, तो लीफ में वो लाइट कहां जाता है? तो मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड में पहुंचता है, और थैलेकॉइड में जो क्लोरोफिल होता है उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और भी पिगमेंट्स होते हैं। और फिर जो मैंने बताया कि लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो सारे प्रोसेस यहां पे शुरू हो जाता है। तो ये ग्रेनम है। इसके अलावा और भी कुछ स्ट्रक्चर्स क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम। किस तरह का होगा बच्चों राइबोसोम? बताओ, सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने। तो हम कहेंगे ये राइबोसोम 70S टाइप का होगा। फिर लिपिड ड्रॉपलेट्स होंगे और स्टार्च ग्रेन्यूल होगा, कि जो फूड बनाएगा वो किस रूप में स्टोर करेगा? स्टार्च के रूप में। तो ये क्लोरोप्लास्ट का बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इस क्लोरोप्लास्ट में हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट में काम का बंटवारा है।
काम का बंटवारा। दो तरह का सिस्टम पाया जा रहा है, एक जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और दूसरा फ्लूइडिक। और इन दोनों के बीच में बच्चों काम का बंटवारा है तो हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर शो करता है। एनसीईआरटी लिखता है क्लोरोप्लास्ट शो अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। कैसे? तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखा, दो तरह से बांटा जा सकता है उसको, एक मेम्ब्रेन सिस्टम, दूसरा फ्लूइडिक पार्ट दैट इज स्ट्रोमा। जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन सिस्टम, उसमें दो पार्ट होता है, ग्रेना लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम में दो पार्ट, ग्रेना लैमेली और बच्चों स्ट्रोमा लैमेली। और जो फ्लूइडिक पार्ट है, जो लिक्विड है, उसे हम क्या नाम देंगे? स्ट्रोमा। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम का काम क्या होगा? मेम्ब्रेनस सिस्टम का काम होता है बच्चों लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करना। लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करने का काम मेम्ब्रेनस सिस्टम का है, और स्ट्रोमा का काम डार्क रिएक्शन को परफॉर्म करना है। और फोटोसिंथेसिस इन्हीं दो स्टेप में बटा होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन का काम मेम्ब्रेनस सिस्टम में और डार्क रिएक्शन में स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन में दो स्ट्रक्चर काम करेगा, ग्रेना लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली। क्या करेगा? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग। ट्रैपिंग मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करना। रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग, लाइट को एब्जॉर्ब करना, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना। ऑल्सो सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। यही चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया बच्चों कि एटीपी और एनएडीपीएच, ये एटीपी और एनएडीपीएच बनाएगा किस दौरान? लाइट रिएक्शन के दौरान। और दिस इज डायरेक्टली लाइट ड्राइवन, डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट होगा, इसलिए हम इसे लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। इसलिए क्योंकि लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस भी कहते हैं लाइट रिएक्शन को, इसलिए इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा उसको यूज किया जाएगा डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट को डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे। और यहां पे क्या होगा? एंजाइम्स पाया जाता है, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट CO2 इनटू प्लांट लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ शुगर। किस चीज को बनाएगा CO2 को यूज करके? शुगर को, विच इन टर्न फॉर्म्स स्टार्च। और ये शुगर किस फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च के फॉर्म में। तो CO2 को कन्वर्ट किया जाएगा पहले शुगर में और स्टोर किया जाएगा स्टार्च के रूप में। और ये जो प्रोसेस होता है, इट इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता, तो किस पे डिपेंडेंट होता है? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो आप बताओ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या क्या बताया था मैंने? एटीपी और एनएडीपीएच। तो यहां पे दिस नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे ये डिपेंडेंट होता है, और इस कारण से इसे हम डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन का बच्चों यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। CO2 का हो रहा है रिडक्शन, जो कि कार्बन कंपाउंड है, इसलिए हम इसे कार्बन रिएक्शन भी नाम देते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा हो रखा है, अपना अपना काम करते हैं। लाइट को एब्जॉर्ब करना और उससे एटीपी और एनएडीपीएच बनाना मेम्ब्रेनस सिस्टम का काम, और उस एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करके CO2 को रिड्यूस करके शुगर बनाना और शुगर को स्टोर करना स्टार्च में फ्लूइडिक सिस्टम का काम, दैट इज स्ट्रोमा का काम। तो ये तो बात हो गई बच्चों की डिवीजन ऑफ लेबर कैसे क्लोरोप्लास्ट करता। अब इसी चीज को एक डायग्राम से समझ रहे हैं कि क्या क्या होगा इस प्रोसेस के दौरान। तो अब देखो बच्चों, सनलाइट जब मिलेगा लीफ के क्लोरोप्लास्ट में, तो यहां पे ये आपको ग्रेनम को रिप्रेजेंट किया गया है, ये ग्रेना है। तो ये ग्रेनम को रिप्रेजेंट किया गया है जहां पे लाइट रिएक्शन चल रहा है ग्रेनम में, और साथ साथ क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, मीन्स वाटर टूटेगा और हाइड्रोजन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और वो कहां जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन? NADPH के पास। तो लाइट जब गिरा
तो वाटर का फोटोलाइसिस होगा, जो मैंने आपको बताया था। वाटर के फोटोलाइसिस से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होंगे वो NADPH प्लस H+ बनेगा, और साथ साथ लाइट के एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, ATP में। तो लाइट रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ATP बना और NADPH बना, और जो O2 होगा वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। ये सारा काम मेम्ब्रेनस सिस्टम दैट इज ग्रेना या स्ट्रोमा लैमेली पे होगा बच्चों। इसके बाद जो ATP और NADPH बना है, जो ATP और NADPH बना है, वो ATP और NADPH कहां जाएगा, डार्क रिएक्शन के लिए फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2। CO2 के रिडक्शन के लिए जाएगा, और ये CO2 कहां से आएगा, एटमॉस्फेयर से ये CO2 आएगा, और इस एटमॉस्फेयर से CO2 जो आएगा वो इस ATP और NADPH को यूज करेगा, और ATP और NADPH को यूज करके क्या बनाएगा, शुगर। और शुगर को स्टोर किस में करेंगे, या तो स्टार्च बना लेंगे या दूसरा कोई भी कंपाउंड यहां पे बना लिया जाएगा। फिर जो फ्री NADP और फ्री NADP+ बना, वो फिर से अगले लाइट रिएक्शन के लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल का काम करेगा। फिर से इनको जोड़कर ATP और NADPH बनवा लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस बच्चों लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन प्लांट में चलता रहता है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन प्लांट में चलता रहता है। और यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं कि लाइट रिएक्शन हो या डार्क रिएक्शन, दोनों लाइट के प्रेजेंस में ही चलते हैं। लाइट मिल रहा है तो ये दोनों प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। तो ये बात हो गई कि कैसे हम समझते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, कि मेम्ब्रेनस सिस्टम के पास लाइट रिएक्शन और फ्लूइडिक पार्ट के पास डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में कौन सा मेन प्रोसेस, केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन में मेन प्रोसेस के रूप में जाना जाता है। यहां तक तो बात हो गई बच्चों कि कैसे हम समझ सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल लाइट के अकॉर्डिंग अपना अलाइनमेंट शो करता है। अवेलेबल लाइट के अकॉर्डिंग अपना अलाइनमेंट शो करता है कि लाइट कैसा अवेलेबल है, और उसके अकॉर्डिंग वो मीजोफिल सेल में अपना ओरिएंटेशन चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू दी लाइट इंटेंसिटी। लाइट पे डिपेंडेंट है बच्चों ये। कैसे, तो आपको इस टेबल से आपको समझ में आएगा। मेन पर्पस क्लोरोप्लास्ट का होता है किसी भी तरीके से मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करना, और उसके लिए वो अपना अलाइनमेंट भी बदलना पड़े तो वो बदलेगा, क्योंकि मेन पर्पस क्या है, ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है ये सारा, ताकि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता रहे। तो यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल्स ऑफ मीजोफिल सेल्स। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि कब आप सोचते हैं कि पैरेलल होगा लेटरल वॉल के, कब आप सोचते हैं कि परपेंडिकुलर होगा। उस क्वेश्चन को डिस्क्राइब 209 पेज नंबर एनसीईआरटी का, 11th एनसीईआरटी का 209 पेज नंबर पे ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि कब आप सोचते हो कि पैरेलल हो जाएगा लेटरल वॉल के, और कब सोचते हो कि परपेंडिकुलर होगा। तो उसका डिस्क्रिप्शन है कि क्लोरोप्लास्ट लाइट के अवेलेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट शो करता है, सच दैट दे गेट ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो कैसा होगा समझना, कंडीशंस है यहां पे, इस टेबल को हमने कंडीशंस पे, जब हाई लाइट इंटेंसिटी है तो ये पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट हो जाएगा, या कह लो लेटरल वॉल, पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट या लेटरल वॉल। जब लो लाइट इंटेंसिटी है तो परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट। इस चीज को समझने के लिए बच्चों एक डायग्राम भी यहां पर डिस्क्राइब कर रहा हूं, ध्यान समझना। इस वॉल को बच्चों, ये जो लेटरल वॉल, ये साइड वॉल है, इसको लेटरल वॉल मानना है क्लोरोप्लास्ट का। ये लेटरल वॉल है। इस वॉल के किस तरह से अरेंज हो रहा है, एनसीईआरटी पूछता है लेटरल वॉल के अकॉर्डिंग। तो इसे हम लेटरल वॉल मान ले, इसको हम लेटरल वॉल मान ले क्लोरोप्लास्ट का, मीजोफिल सेल का, सॉरी, ये मीजोफिल सेल का लेटरल वॉल है, और इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है ये सब क्लोरोप्लास्ट है। जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी
तो बच्चों याद रखना, ज्यादा इंटेंसिटी में एनर्जी, जो पैकेट्स ऑफ लाइट, पैकेट्स जो आते हैं लाइट के फोटॉन्स के रूप में, एनर्जी ज्यादा होता है। तो ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स अगर इलेक्ट्रॉन, क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो वो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो जब इंटेंसिटी ज्यादा होती है, हाई लाइट इंटेंसिटी है, तो एनर्जी ज्यादा है। ज्यादा एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन अगर बहुत तेजी से निकलना शुरू हो गया क्लोरोफिल से, तो देयर में भी अ चांस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल। डिटेल में आगे पढ़ेंगे बच्चों कैसे कि क्लोरोफिल टूटता है। बस यहां पे आपको याद रखना है कि ज्यादा एनर्जी अगर मिला तो क्लोरोफिल लिमिट जितना इलेक्ट्रॉन वो निकाल सकता है उससे ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करेगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगा तो। और ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन निकालना तो देर में भी अ चांस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल। इसी को कहते हैं बच्चों फोटो ऑक्सीडेशन। क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन हो जाता है लाइट के कारण, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इससे बचने के लिए वो क्लोरोप्लास्ट को कहता है कि सरफेस एरिया कम करो। मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये स्ट्रक्चर को मैंने क्लोरोप्लास्ट माना, और ये मीजोफिल सेल है। इंसिडेंट लाइट ज्यादा तेज आ रहा है तो ये क्या होगा, अपने सरफेस एरिया को कम कर लेगा। तो जब लाइट आ रहा है अगर इस तरह से रहेगा तो सरफेस एरिया बच्चों इसका ज्यादा है। क्लोरोप्लास्ट का अगर इस तरह से है और हाई लाइट इंटेंसिटी है तो ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होगा, तो यहां पे क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। इसलिए ये हाई लाइट कंडीशन में, जब हाई लाइट कंडीशन है तो ये अपने आप को इस तरह से न रख के वो क्या होगा, सरफेस एरिया कम कर लेगा। तो क्या हो रहा है यहां पे, ये पैरेलल हुआ कि नहीं लाइट के, तो लाइट के भी पैरेलल हो गया और लेटरल वॉल के भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो ये पैरेलल टू द इंसिडेंट लाइट हो जाएगा, या कह लो लेटरल वॉल हो जाएगा। और इस कंडीशन को बच्चों नाम देते हैं पैरास्ट्रोफी। इस कंडीशन को नाम क्या देते हैं, पैरास्ट्रोफी। दूसरा कंडीशन है लाइट इंटेंसिटी कम है। जब लाइट इंटेंसिटी कम है, लाइट की इंटेंसिटी कम है तो वहां पे ज्यादा सरफेस एरिया लाइट के अकॉर्डिंग एक्सपोज करेगा ये, ताकि ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करे। क्योंकि इंटेंसिटी कम है मतलब एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए उसके लिए क्लोरोप्लास्ट अपना सरफेस एरिया बढ़ाएगा। और इसके लिए वो लाइट इंसिडेंट लाइट के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। आप देखो लाइट के परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं, और ये लेटरल वॉल के भी परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर टू दी इंसिडेंट लाइट हो जाएगा और इसे नाम देते हैं एपिस्ट्रोफी। ये कंडीशन डायग्राम में बच्चों दिख रहा है। लेकिन जब मॉडरेट लाइट है, ना बहुत ज्यादा तेज ना बहुत ही लो लाइट इंटेंसिटी, मॉडरेट, तो उस समय कोई खास अलाइनमेंट हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते और इस कंडीशन को कहते हैं ये स्कैटर्ड हो गया है। कोई परपेंडिकुलर होगा, कोई पैरेलल होगा, कुछ भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो मॉडरेट लाइट में जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, रैंडम कह लो या स्कैटर्ड कह लो, तो ये स्कैटर्ड होता है और इसे नाम देते हैं एपोस्ट्रोफी। तो यहां तक बात हो गई बच्चों कि अवेलेबल लाइट के अनुसार जो क्लोरोप्लास्ट है मीजोफिल सेल्स के अंदर अपना अलाइनमेंट क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन मेन पर्पस क्या होता है उसके पीछे, कि मैक्सिमम ऑप्टिमम लाइट लेता रहे और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता रहे। तो यहां तक बात हो गई बच्चों अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट की। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस में कितने पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चों ब्रॉडली हम लोग बात करें तो फोटोसिंथेसिस में 3 पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, 3 ग्रुप में, जिसे हम पहला नाम देते हैं क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। ये 3 टाइप के पिगमेंट हैं बच्चों। लेकिन अगर हम बात करें कि हायर प्लांट्स में ये पिगमेंट कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, तो हायर प्लांट्स की बात करें तो क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं।
ये जो पिगमेंट है बच्चों, ये रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाने वाला पिगमेंट है। तो हायर प्लांट्स में पाया जाने वाला पिगमेंट क्लोरोफिल और कैरेटिनोइड्स होता है, और जो फाइकोबिलिन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हमें बच्चों डिस्कस करना है डिटेल में क्लोरोफिल और कैरेटिनोइड्स के बारे में। तो अगर हम बात करें कि हायर प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कौन से रेंज में होता है, तो हम कहते हैं बच्चों वो विजिबल रेंज में होता है। और विजिबल रेंज में जो फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब ये पिगमेंट्स किस वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि जिस वेवलेंथ के लाइट को ये एब्जॉर्ब करेंगे उसी वेवलेंथ ऑफ लाइट पे फोटोसिंथेसिस होना है। और उसे हम लोग बच्चों एक नाम देते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या नाम है बच्चों, याद रखना है, PAR शॉर्ट में कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और इसका रेंज जो होता है वो होता है 400 to 700 नैनोमीटर। तो याद रखना है बच्चों कि ये वो रेंज है फोटोसिंथेसिस का जो कि प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस या प्लांट के पिगमेंट्स कौन से वेवलेंथ के लाइट के रेंज को एब्जॉर्ब करते हैं, तो 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और यही डिफिनेशन होता है बच्चों पिगमेंट्स का, कि पिगमेंट्स होते क्या है। तो पिगमेंट्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो ये रेंज है बच्चों, इसी स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेंज में प्लांट्स के पिगमेंट या कोई भी पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब। और हमें यहां पे प्लांट्स, हायर प्लांट्स के पिगमेंट को डिस्क्राइब करना है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्लोरोफिल से। ये क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल बच्चों ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। किस कलर का, ग्रीन कलर का। और यही कारण है कि जहां जहां ये क्लोरोफिल पाया जाता है प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। तो जहां जहां क्लोरोफिल होगा प्लांट्स क्या दिखाई देगा बच्चों, ग्रीन कलर में। फिर लाइट, क्लोरोफिल को बनने के लिए लाइट का मिलना प्लांट्स को जरूरी है। अगर प्लांट को लगातार लाइट मिलता रहा तो उसमें क्लोरोफिल बनता रहेगा, और अगर लाइट नहीं मिला तो प्लांट्स के लीफ धीरे धीरे येलोइश हो जाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों, एक्सपेरिमेंट अगर हम कहें कि अगर हमने किसी प्लांट को डार्क में रखा, तो डार्क में रखने के बाद कुछ समय के बाद ऑब्जर्व करोगे आप लोग कि प्लांट्स में जो लीफ है वो येलोइश हो गया। क्यों? क्योंकि लाइट नहीं मिलने के कारण, ये लाइट नहीं मिलने के कारण प्लांट में नया क्लोरोफिल नहीं बना और पुराने क्लोरोफिल टूट गए। इस कारण से हम कहते हैं कि वहां पे प्लांट्स को अगर क्लोरोफिल बनाते रहना है तो लाइट का मिलना प्लांट्स के लिए जरूरी है। तो लाइट बहुत ही जरूरी होता है बच्चों प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के लिए, और साथ साथ क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए भी। ये सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक, अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो हम कह सकते हैं ईथर, अल्कोहल, इस तरह के जो भी सॉल्वेंट हैं वो सब क्या हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। और उसमें ये क्लोरोफिल क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो क्लोरोफिल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। अब बच्चों क्लोरोफिल बहुत टाइप्स के होते हैं, और एल्गी और प्लांट्स मिला दें तो 5 डिफरेंट टाइप्स के क्लोरोफिल होते हैं। कितने टाइप के बच्चों, 5। कौन कौन? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। जिसमें कि सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए के बारे में, तो क्लोरोफिल ए उन सभी जगह प्रेजेंट होगा जहां जहां प्लांट्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ऑक्सीजेनिक मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है तो याद रखना वहां क्लोरोफिल ए जरूर होगा।
और इसे हम लोग यूनिवर्सल पिगमेंट मानते हैं इसी कारण से। क्यों? कि फाउंड इन ऑल O2 लिबरेटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी O2 लिबरेटिंग मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उन सभी में क्लोरोफिल ए जरूर पाया जाएगा। और इसका कलर ब्लू ग्रीन कलर होता है बच्चों क्रोमेटोग्राम पे। तो आपके दिमाग में आप बात आएगी क्रोमेटोग्राम क्या होता है। तो बच्चों क्लोरोफिल या कोई भी दूसरे पिगमेंट को आइसोलेट करने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना होता है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। उसमें करते क्या है, लीफ को लेते हैं, लीफ टिश्यू को, कोई भी एक सिंगल लीफ लीजिए, उसको हम लीफ टिश्यू कह सकते हैं, और उसको मोटर पेस्टल में किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व उसे क्रश करते हैं। क्रश करने के कारण उसके सेल्स टूट जाते हैं और जो पिगमेंट होगा, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को लेंगे तो उसमें पिगमेंट क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। और फिर इस पिगमेंट को हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं बच्चों। पेपर क्रोमेटोग्राफी में वो अलग अलग पिगमेंट सेपरेट हो जाते हैं क्रोमेटोग्राफी में, और क्रोमेटोग्राफी के रिजल्ट को ही नाम देते हैं क्रोमेटोग्राम। और जब सेपरेट हो जाएगा तो उसमें जो क्लोरोफिल ए का कलर होगा वो कैसा होगा बच्चों, ब्लू ग्रीन कलर का। तो ब्लू ग्रीन कलर किसका कलर है क्रोमेटोग्राम में, क्लोरोफिल ए का। तो क्लोरोफिल ए हर जगह पाया जाएगा जहां ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और इसका कलर क्रोमेटोग्राम में ब्लू ग्रीन कलर होता है। फिर बात करते हैं बच्चों क्लोरोफिल बी की। क्लोरोफिल बी कहां पाया जाता है, तो क्लोरोफिल बी एक्सेसरी पिगमेंट के रूप में पाया जाता है कहां कहां, यूग्लिनोइड्स में, ग्रीन एल्गी में और हायर प्लांट्स में। यूग्लिनोइड्स, ग्रीन एल्गी और हायर प्लांट्स में, ये तीन जगह है ऐसा बच्चों, तीन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जहां पे क्लोरोफिल बी पाया जाएगा। लेकिन याद रखना ए हर जगह होगा। मीन्स अगर कहा जाए यूग्लिनोइड्स में क्या क्या होगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल में, ए के साथ बी। ग्रीन एल्गी में ए तो होगा ही क्योंकि यूनिवर्सल है, उसके साथ बी भी होगा। और हायर प्लांट्स में ए भी होगा और बी भी होगा। तो ए हर जगह होगा और बी उसके साथ एक्सेसरी पिगमेंट के रूप में पाया जाएगा। तो ये तो बात हो गई। और ये कलर कौन सा होगा, तो येलोइश ग्रीन कलर का होगा क्रोमेटोग्राम में। जो मैंने बताया कि क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो पिगमेंट सेपरेट होगा, पिगमेंट सेपरेट होगा तो जो कलर क्लोरोफिल बी का होगा वो कैसा दिखाई देगा, येलोइश ग्रीन दिखाई देगा। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। बच्चों हायर प्लांट्स में हमें पढ़ना है, हायर प्लांट्स के बारे में, तो उसमें ए और बी पाया जाता है। तो ये तो बेसिक डिस्क्रिप्शन ए और बी का है। सी, डी और ई ये आपको प्लांट डाइवर्सिटी में पढ़ना है बच्चों। यहां पे मैं बस इतना बता दूं कि क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, तो ब्राउन एल्गी में ए के साथ सी पाया जाता है। क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में पाया जाता है, तो रेड एल्गी में ए के साथ डी पाया जाता है। और क्लोरोफिल ई एक ज़ेंथोफाइसी ग्रुप है बच्चों एल्गी का, उसमें पाया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये सारी बातें इसके बारे में डाइवर्सिटी में बताई जाएगी। तो ये तो बात हो गई बच्चों कि कितने पिगमेंट्स हैं। अब हम लोग इसी के बारे में डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं बच्चों कि ये जो क्लोरोफिल ए और बी होता है, क्लोरोफिल ए का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिखा है क्लोरोफिल ए का, जिसका इंपीरिकल फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg। मीन्स क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन 55 होता है, हाइड्रोजन 72 होता है, ऑक्सीजन 5 होते हैं, नाइट्रोजन 4 और एक मैग्नीशियम होता है, जिसमें कि CH3 ग्रुप पाया जाता है सेकंड पायरोल रिंग में। कैसे, कहां पे, अभी थोड़ी देर में स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक उसी तरह से अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें तो दोनों में देखोगे कि इसमें भी 55 क्लोरोफिल में कार्बन कितने हैं, 55 इसमें भी है। डिफरेंस आता है बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। हाइड्रोजन यहाँ पे 70 होगा, ऑक्सीजन 6 होगा, नाइट्रोजन 4 होगा और मैग्नीशियम 1 होगा। और यहाँ पे CH3 की जगह CHO होता है सेकंड पायरोल रिंग पे। कैसे हम इस चीज को समझेंगे कि सेकंड पायरोल रिंग में CH3 का कैसे होगा और CHO कैसे होगा, उसको हम एक डायग्राम से डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला है बच्चों क्लोरोफिल ए और बी का, इसको आपको याद रखना है। तो ए का फॉर्मूला C55H72O5N4Mg और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला C55H70O6N4Mg।
तो ये तो फॉर्मूला है बच्चों। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि क्लोरोफिल स्ट्रक्चरली कैसा दिखाई देता है, तो स्ट्रक्चरली हम बात करें तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर टैडपोल लाइक होता है। किस तरह का बच्चों? टैडपोल की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर एक क्लोरोफिल का है और इसमें टेल इस तरह से पाया जाता है। तो स्ट्रक्चरली क्लोरोफिल को बच्चों दो पार्ट में बांटते हैं, एक पार्ट कहलाता है हेड और दूसरा पार्ट कहलाता है टेल। कितने पार्ट में? दो पार्ट में, हेड और टेल। जो हेड पार्ट होता है उसे हम पोरफायरिन हेड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चों? पोरफायरिन हेड। हेड पार्ट को क्या नाम देंगे? पोरफायरिन हेड। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो बच्चों यहां से यहां तक, ये पार्ट पूरा का पूरा पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पूरा पार्ट, ये आपका हेड पार्ट कहलाता है। तो हेड पार्ट को हम क्या नाम देंगे बच्चों? पोरफायरिन हेड। हेड पूरा क्या कहलाएगा? पोरफायरिन। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है नीचे में, ये लंबा सा, ये पार्ट टेल पार्ट कहलाता है और इस टेल पार्ट को हम लोग फाइटोल टेल नाम देते हैं। तो टेल पार्ट फाइटोल टेल, जिसका लेंथ C20H39OH होता है, तो फाइटोल टेल होता है बच्चों। और ये हेड पार्ट क्या होता है? पोरफायरिन हेड कहलाता है। अब जब हम हेड की बात करते हैं स्ट्रक्चरली कि हेड कैसा होता है, तो हेड का डायमेंशन बच्चों याद रखना है कि डायमेंशन क्या होता है? 15x15 एंगस्ट्रम। 15x15 एंगस्ट्रम। ये कैसा नेचर का होता है बच्चों? तो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर से इंटरेक्ट कर सकता है, वाटर से रिएक्ट कर सकता है। ये बना किस चीज का होता है? तो ये बना होता है बच्चों 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग से। इट कंसिस्ट ऑफ 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, जिसे हम नाम देते हैं ईच सिंगल रिंग इज कॉल्ड एज पायरोल रिंग। समझना बच्चों इस डायग्राम में, यहां पे नंबरिंग भी दिया हुआ है। आप देखोगे यहां पे नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन इस रिंग का पार्ट है। तो इस रिंग को, पूरे रिंग को, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग को हम सिंगल पायरोल रिंग नाम देते हैं। तो ये जो रिंग है बच्चों, ये कौन सा रिंग है? पायरोल रिंग। कौन सा रिंग? पायरोल रिंग। इसी तरह से एक दूसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग बच्चों रिंग है। देखो नाइट्रोजन यहां पे है और ये पूरा एक रिंग है, तो इसे हम क्या नाम देंगे? सेकंड पायरोल रिंग। तीसरा यहां पे थर्ड नंबर दिया हुआ है, इसमें भी बच्चों यहां पे देखो नाइट्रोजन है, तो हम इसे नाम क्या देंगे? थर्ड पायरोल रिंग। और ये फोर्थ है नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग, ये भी इंडिविजुअली पायरोल है, तो ये फोर्थ पायरोल रिंग होगा। तो कितने पायरोल रिंग हो गए बच्चों? 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों को मिला दें तो हम नाम देते हैं टेट्रा पायरोल रिंग। क्या नाम देंगे? टेट्रा पायरोल रिंग। तो हेड जो पोरफायरिन हेड कहलाता है, उसे हमें समझना है 4 छोटे छोटे नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग के मिलने से बना है। ईच सिंगल रिंग इज कॉल्ड एज पायरोल रिंग। और ये चारों रिंग आपस में जुड़े होते हैं। तो देखो ये सब यहाँ पे आपस में, ये रिंग, ये मान लो ये रिंग है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, तो ये चारों रिंग आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं टेट्रा पायरोल रिंग। ये चारों पायरोल रिंग के जो नाइट्रोजन हैं, ये एक सेंट्रल मैग्नीशियम एलिमेंट से जुड़े होता है बच्चों। तो सेंटर में मैग्नीशियम होता है और वो मैग्नीशियम इन चारों नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, जिसमें कि 2 कोवेलेंट बॉन्ड होता है और 2 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। आप डायग्राम में देख रहे होगे बच्चों कि यहां पे डॉटेड लाइन दिखाया गया है मैग्नीशियम से। आप देखो यहां पे डॉटेड लाइन है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है यहां पे डॉटेड नहीं है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैग्नीशियम चारों पायरोल रिंग से जुड़ा होता है, जिसमें से 2 बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है और 2 बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, और ये चारों जुड़कर हेड का फॉर्मेशन करता है बच्चों। तो चाहे क्लोरोफिल ए हो चाहे क्लोरोफिल बी हो, बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा। डिफरेंस जो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, डिफरेंस यहां पे समझना है कि ये डिफरेंस CH3 और CHO का है। हेड पार्ट में डिफरेंस कहां आ रहा है? हेड पार्ट में। हेड पार्ट में डिफरेंस कैसे आ रहा है? तो ये जो सेकंड पायरोल रिंग है, इस पे आपको ध्यान देना है। अगर इस सेकंड पायरोल रिंग के इस पोजीशन पे एक CH3 है, तो हम इसे क्लोरोफिल ए मानेंगे,
और अगर इसी जगह पे आपको देखो दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया गया है, अगर यहाँ पे CHO है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, बस एक मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है। CH3 है तो क्लोरोफिल A, CHO है तो क्लोरोफिल B। तो A और B में डिफरेंस किस बेसिस पे होता है? तो हेड पार्ट में डिफरेंस होता है। हेड पार्ट के सेकंड पैरोल रिंग में डिफरेंस होता है। सेकंड पैरोल रिंग में अगर CH3 हो तो क्लोरोफिल A होता है, और अगर CHO हो तो क्लोरोफिल B होता है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी बच्चों कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि CH3 इन सेकंड पैरोल रिंग एंड CHO इन सेकंड पैरोल रिंग, A में CH3 और B में CHO। तो हेड के बेसिस पे डिफरेंस आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हम लोग इसके टेल पार्ट की बात करें तो जो टेल होता है, ये टेल साइज 20 एंगस्ट्रॉम होता है और ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है बच्चों, मींस वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा। और टेल्स कहां पाया जाता है? एम्बेडेड होता है थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में। अब इस चीज को समझना है बच्चों कि थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में ये धसा होता है। तो मेम्ब्रेन में पिगमेंट्स कैसे पाए जाते हैं? तो हम कह रहे हैं ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन है, ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन है, तो ये पिगमेंट्स में टेल धसा होगा और हेड क्या होगा? बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होगा। तो मान लो कि ये टेल पार्ट है और मैंने जो यहाँ पे मुट्ठी बांधा है ये क्या बन रहा है? हेड। तो ये टेल पार्ट कहां धसा होगा? ये पार्ट कहां धसा होगा? थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ होगा और हेड ऊपर की तरफ एक्सपोज्ड होगा। तो बच्चों जब सनलाइट आएगा, ध्यान से समझना, जब सनलाइट आएगा तो किस पे गिर रहा है ये सनलाइट? हेड पे। हेड पे जब सनलाइट गिरेगा बच्चों, तो मैंने आपको बताया था जब रॉबर्ट हिल डिस्कस कर रहे थे कि जब लाइट मिलता है लीफ को, लीफ में किसके पास? क्लोरोफिल के पास। क्लोरोफिल में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। तो किसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे बच्चों? तो यहां पे ध्यान रखना है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का एक्साइट होगा। तो जब लाइट मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, प्लांट को सनलाइट मिलेगा, तो प्लांट के क्लोरोफिल को जब क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, क्योंकि क्लोरोफिल के पास क्या है? सेंट्रल एलिमेंट मैग्नीशियम। ये उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और एक्साइटेड स्टेट में जाकर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का काम कौन करेगा बच्चों? मैग्नीशियम करेगा। इसलिए इस मैग्नीशियम का काम है लगातार लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन निकालते रहना, और इसकी कमी को पूरा कौन करेगा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसको आगे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां तक तो बात हो गई बच्चों कि क्लोरोफिल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एक बार अगर ब्रीफ में इसको रिवाइज कर ले तो हम कह सकते हैं क्लोरोफिल दो पार्ट में बटा होता है, एक हेड पार्ट और दूसरा टेल पार्ट। हेड पार्ट को पोरफायरिन हेड, टेल पार्ट को फाइटोल टेल। पोरफायरिन हेड जो बना होता है वो 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग से 1 2 3 4 दैट इज पायरोल रिंग। ईच रिंग इज कॉल्ड एज पायरोल रिंग। ये चारों रिंग आपस में जुड़ जाएं तो टेट्रा पायरोल रिंग कहते हैं। ये चारों रिंग आपस में जुड़ा होता है और साथ साथ मैग्नीशियम से भी जुड़ा होता है। मैग्नीशियम में से जब जुड़ा होता है तो 2 कोऑर्डिनेट और 2 कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये तो बात है बच्चों हेड की। फिर टेल पार्ट जुड़ा होता है, और जो टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, और ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में क्या होगा? धसा हुआ होगा। और ये जो टेल पार्ट होता है ये धसा होता है, और ये फाइटोल टेल एब्सेंट होता है क्लोरोफिल सी में। याद रखना बच्चों, इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा ऐसा क्लोरोफिल है जिसमें फाइटोल टेल एब्सेंट होते हैं। तो फाइटोल टेल इज एब्सेंट इन क्लोरोफिल सी। और क्लोरोफिल ए और बी के बीच में अगर डिफरेंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सेकंड पैरोल रिंग पे अगर CH3 होगा तो हम क्लोरोफिल ए मानेंगे, CHO होगा तो क्लोरोफिल बी मानेंगे। तो यहां तक तो बात हो गई बच्चों कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में जो क्लोरोफिल होता है उसे हमें कैसे समझना है। इसके बाद है बच्चों क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस की बात करें कि प्लांट में क्लोरोफिल कैसे बनता है। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्रेब साइकिल पढ़ोगे बच्चों तो क्रेब साइकिल का एक इंटरमीडिएट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये कंबाइन करता है एक एमिनो एसिड से ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या होता है बच्चों? एक
एमिनो एसिड होता है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन ये दोनों जुड़ते हैं और इनके जुड़ने से बनता है प्रोटोक्लोरोफिल। क्या बनता है? प्रोटोक्लोरोफिल। ये प्रोटोक्लोरोफिल प्लांट्स में बना रहेगा और जब लाइट मिलेगा और हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये किस में कन्वर्ट होता है बच्चों? क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल बनाने के लिए प्लांट्स में लाइट के साथ हाइड्रोजन का भी होना जरूरी है। और इसके साथ साथ ये जो आयरन है बच्चों, आयरन भी मिलना चाहिए कि आयरन भी जिस पूरे प्रोसेस को कैटेलाइज करने में आयरन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के साथ ग्लाइसिन जुड़ेगा तो प्रोटोक्लोरोफिल बनेगा। प्रोटोक्लोरोफिल के साथ लाइट और हाइड्रोजन मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं? क्योंकि जो मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए होता है, जिसे हम लोग आगे चल के चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहेंगे। उसके बाद बाकी जो भी पिगमेंट होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, और एक्सेसरी पिगमेंट में नाम क्लोरोफिल बी का भी आता है और कैरोटीनॉइड्स का भी आता है। कैरोटीनॉइड्स एक ग्रुप है बच्चों जिसमें दो पिगमेंट्स आते हैं, एक ज़ैंथोफिल और दूसरा कैरोटीन्स। एक है ज़ैंथोफिल और दूसरा कैरोटीन्स। तो पहले हम लोग कैरोटीन्स की बात करें तो कैरोटीन्स क्या होता है? तो मैंने बताया क्रोमेटोग्राफी जब करेंगे तो पिगमेंट्स सेपरेट होगा और सबका अपना अपना कलर वहां पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे येलो ऑरेंज कलर किसका होगा बच्चों? कैरोटीन्स का। किसका? कैरोटीन का कलर क्या याद रखना है? येलो ऑरेंज। इससे भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों कि कौन से पिगमेंट का कलर कैसा होता है। तो कैरोटीन्स का कलर येलो ऑरेंज होता है और ये हाइड्रोकार्बन से बना होता है और इसका बेसिक फॉर्मूला C40H56 होता है। मींस केवल कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाला यह स्ट्रक्चर है जिसका बेसिक फॉर्मूला C40H56 होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों कैरोटीन, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी का ट्रांसफर करता है, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तीन तरह का होता है। पहला अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। तीन टाइप का होता है, लेकिन अगर मोस्ट कॉमन पूछा जाए तीनों में, इन तीनों में जो मोस्ट कॉमन पिगमेंट होता है वो होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इज द मोस्ट कॉमन पिगमेंट्स इन प्लांट्स। और आपने कैरेट तो खाया ही होगा, तो कैरेट जब गाजर खाते हैं तो हमें मेनली कौन सा पिगमेंट मिलता है उससे? बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारे लिए, क्योंकि ये प्रिकर्सर की तरह काम करता है विटामिन ए के लिए। कि विटामिन ए जो हमारे आई साइट के लिए जरूरी होता है, आंखों की रोशनी के लिए जरूरी होता है, और ये विटामिन ए हमें कहां से मिलेगा? बीटा कैरोटीन के डाइजेशन से विटामिन ए का फॉर्मेशन होता है। तो विटामिन ए किससे बनेगा बच्चों? बीटा कैरोटीन के डाइजेशन से। तो प्लांट्स में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? बीटा कैरोटीन। तो ये तो बात हो गई बच्चों कैरोटीन्स के बारे में कि ये हाइड्रोकार्बन होता है, इसका कलर येलो ऑरेंज होता है और ये तीन टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। मोस्ट कॉमन बीटा कैरोटीन। इसके बाद ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल किस कलर का है बच्चों? तो येलो कलर का होता है। किस कलर का? येलो कलर का। और ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटीन डेरिवेटिव है, मतलब कैरोटीन का ही डेरिवेटिव है, लेकिन उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन। आप देखो कैरोटीन का फॉर्मूला C40H56 था, यहां पे भी C40H56 है। सिंगल ऑक्सीजन जुड़ा तो C40H56 ज़ैंथोफिल बन जाएगा, और दो ऑक्सीजन जुड़ गए तो C40H56 O2 बन जाएगा। और भी टाइप के ज़ैंथोफिल होते हैं बच्चों, लेकिन बेसिकली आपको दो याद रखना है, C40H56O, C40H56O2। अब कुछ कॉमन ज़ैंथोफिल में नाम आता है बच्चों ल्यूटीन का। ल्यूटीन एक इंपॉर्टेंट ज़ैंथोफिल है जो कि पाया जाता है लीफ में, प्लांट्स में पाया जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबल है ऑटम कलर ऑफ लीफ। ऑटम कलर का मतलब बेसिक समझो बच्चों, पतझड़ का मौसम, जब पत्ते टूट के प्लांट से गिर जाते हैं, तो जब पत्ते टूटते हैं तो येलोइश कलर होता है बच्चों। तो वो जो येलो कलर होता है वो किसके कारण आता है? ज़ैंथोफिल। और ज़ैंथोफिल में भी कौन सा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाए तो ल्यूटीन। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि ऑटम कलर ऑफ लीफ जो होता है उसमें कौन सा ज़ैंथोफिल पाया जाता है, तो वो होता है ल्यूटीन। कौन सा? ल्यूटीन। नेक्स्ट है डाइएटोजेंथिन। तो डाइवर्सिटी आपने पढ़ा होगा बच्चों, जिसमें कि डाइएटोजेंथिन डाइनोफ्लैजिलेट्स में पाया जाता है, ये भी एक तरह का ज़ैंथोफिल है। और फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। तो ब्राउन कलर जो ब्राउन एल्गी का होता है, याद रखना है,
ब्राउन कलर जो ब्राउन एल्गी का होता है वो किसके लिए कारण होता है? फ्यूकोजेंथिन का। फ्यूकोजेंथिन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कलर ब्राउन एल्गी का ब्राउन होता चला जाएगा। तो याद रखना है बच्चों कि ब्राउन एल्गी क्यों कहते हैं, यह मत समझना कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया आपको कि क्लोरोफिल ए के साथ वहां पे क्या होता है? सी। तो क्लोरोफिल वहां पे प्रेजेंट है लेकिन वो ब्राउन कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्यूकोजेंथिन का अमाउंट वहां पे ज्यादा है। फ्यूकोजेंथिन का अमाउंट ज्यादा होने से वो कलर क्या होता है? ब्राउन हो जाता है। तो ये सब डिफरेंट टाइप के ज़ेंथोफिल होते हैं बच्चों। तो यहां तक तो बात हो गई कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फंक्शंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स। बच्चों ये जो कैरोटीनॉइड्स है ये एक्सेसरी पिगमेंट में तो आता ही है और ये लाइट को एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो इनका काम है वाइडर रेंज ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करना और एनर्जी का ट्रांसफर करना। कैसे करते हैं जो कि आगे पढ़ेंगे। तो यहां पे दे आर एक्सेसरी पिगमेंट्स एंड दे मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय अब्सॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। सारी लाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर ले कोई जरूरी नहीं है बच्चों। कैरोटीनॉइड्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करके ये एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन निकलता रहे। इसके मैकेनिज्म को आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट है कि फोटो यहां पे आपको याद रखना है कि ये एफिशिएंट बनाता है किस चीज को? फोटोसिंथेसिस को ज्यादा एफिशिएंट बना देता है ताकि लगातार फोटोसिंथेसिस होता रहे। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों कैरोटीनॉइड्स का फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना। कि क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने का काम कैरोटीनॉइड्स का होता है और उसमें से भी मोर स्पेसिफिक कहे तो कैरोटीन्स का होता है। कैरोटीनॉइड एक ग्रुप है उसमें दो पिगमेंट कैरोटीन और ज़ेंथोफिल। तो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाए तो हम क्या कहेंगे? कैरोटीन्स। कि कैरोटीन्स फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने में मदद करता है। कैसे उसको डिस्कस करते हैं। तो ये दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन मींस लाइट के कारण ये टूट ना जाए। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी होती है तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो अपना अलाइनमेंट बदलता है। अब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी वाले फोटॉन्स क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से एक्साइटेड स्टेट में आएगा और वो ज्यादा तेजी से क्लोरोफिल से रिलीज होगा। तो जितनी जल्दी जल्दी इस कारण से क्या होगा? जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से निकलने शुरू हो जाएंगे। तो जितनी तेजी से वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उतनी तेजी से उस कमी को ही पूरा करना है जो कि फोटोलाइसिस करेगा। और अगर ये नहीं हुआ तो क्लोरोफिल क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोरोफिल क्या होगा? टूट जाएगा। और इसी को हम लाइट के कारण हम कहते हैं, इसी चीज को क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन, लाइट के कारण टूट गया। इसी के कारण दूसरा जो इसी का एस्पेक्ट है बच्चों कि जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलता है। अब इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलेगा तो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर का भी टूटना तेजी से होगा, फोटोलाइसिस तेज होगा। और जब फोटोलाइसिस तेज होता है बच्चों तो एक इक्वेशन याद रखना है कि जब वाटर टूटता है तो वहां पर नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। तो फोटोलाइसिस के दौरान H2O जब टूटता है तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे बनता है बच्चों ये नेसेंट ऑक्सीजन। एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव। ये नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव है जो कि लीथल होता है बच्चों, लीथल नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा? जब फोटोलाइसिस होगा तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा ये जाके क्लोरोफिल से अगर रिएक्ट कर गया तो क्लोरोफिल को तोड़ डालेगा। और अगर क्लोरोफिल टूट गया तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से? क्योंकि क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट होता है, चीफ पिगमेंट कहते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला जो सोर्स है उसी को अगर तोड़ दिया गया तो फिर फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाएगा। उसको बचाने के लिए इस नेसेंट ऑक्सीजन को बाइंड करता है कैरोटीन अपने साथ और इसे कन्वर्ट कर देता है अनहार्मफुल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दैट इज O2 में। कैसे? इस इक्वेशन से समझना है बच्चों।
यह स्ट्रक्चर एक शॉर्ट स्ट्रक्चर दिया गया है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, C40H56 दिखा पाना संभव नहीं है यहां पे, तो एक शॉर्ट डायग्राम लिया गया है बच्चा उसी हाइड्रोकार्बन का। तो जब नेसेंट ऑक्सीजन जो बना है यहां पे फोटोलाइसिस के कारण, वो नेसेंट ऑक्सीजन इससे जुड़ेगा। एक नेसेंट ऑक्सीजन आया तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, ये डबल बॉन्ड टूट गया और CHO बन गया। और दूसरा नेसेंट ऑक्सीजन आया तो दूसरा डबल बॉन्ड टूट गया। देखो यहां पे दो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहां पे है और दूसरा डबल बॉन्ड यहां पे। तो डबल बॉन्ड टूटेगा और यहां पे नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ता चला जाएगा। फिर इन दोनों नेसेंट ऑक्सीजन को जोड़कर, जो कि यहां पे जुड़ा है, क्या बना दिया जाएगा? O2 के रूप में। तो O2 हार्मफुल नहीं है। ये O2 जब बन जाएगा और इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा। और यही मेन रीजन है बच्चों, जो हम लोग ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मिलता है उसके बनने का यही कारण है। हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान O2 बनता है। कैसे बना? तो नेसेंट ऑक्सीजन के जुड़ने से बना। किसने जोड़ा? तो कैरोटीन्स ने जोड़ा। क्यों जोड़ा? तो फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। तो फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल ए टूट ना जाए लाइट के कारण, इससे बचाने के लिए नेसेंट ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है और ऑक्सीजन के रूप में रिलीज करवाया जाता है। क्योंकि ये क्लोरोफिल ए को बचाता है, कैरोटिनॉइड्स, दैट्स व्हाई दीज कैरोटिनॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज शील्ड पिगमेंट। क्या नाम देते हैं बच्चों? शील्ड पिगमेंट। शील्ड मतलब कवर कर रहा है, किसको? क्लोरोफिल को। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों कैरोटिनॉइड के फंक्शन का, कि ये फोटो ऑक्सीडेशन से क्लोरोफिल को बचाता है। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कैरोटीन है उसमें से जो बीटा कैरोटीन है वो बहुत कॉमन है प्लांट्स में। ये बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर की तरह काम करता है विटामिन ए के। तो विटामिन ए किससे बनता है? बीटा कैरोटीन के डाइजेशन के दौरान। जब हम कैरेट खाते हैं या बीटा कैरोटीन किसी भी तरह से हमारे बॉडी में गया और उसका जब डाइजेशन होगा, तो डाइजेशन के दौरान जो रिएक्शन होगा कैरोटीन का वाटर के साथ, तो उसके कारण क्या बनेगा बच्चों? विटामिन ए का फॉर्मेशन होगा। और ये विटामिन ए हमारे आई साइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फीचर एक और है कैरोटिनॉइड्स का, वो है एंटोमोफिली और जूकोरी में मदद करना। तो एंटोमोफिली क्या होता है बच्चों? तो एंटोमोफिली इंसेक्ट पॉलिनेशन को नाम दिया जाता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन के दौरान आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं, मींस कलर प्रोवाइड करना। तो प्लांट्स में ग्रीन कलर क्लोरोफिल देता है, और ग्रीन के अलावा जो भी कलर होता है कैरोटिनॉइड्स के कारण आते हैं। तो अलग अलग तरह के कलर, जो अट्रैक्टिव कलर होता है उसके कारण इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और उसके कारण पॉलिनेशन होता है। और उसी इंसेक्ट पॉलिनेशन को नाम देते हैं बच्चों एंटोमोफिली। तो एंटोमोफिली में मदद कौन कर रहा है? कैरोटिनॉइड्स। दूसरी तरह जूकोरी। जूकोरी क्या होता है बच्चों? सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। एनिमल्स के थ्रू सीड डिस्पर्सल। तो एनिमल भी कलर के थ्रू क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, और उसमें भी मदद करने का काम कैरोटिनॉइड करता है, अलग अलग कलर को प्रोवाइड करके। तो ये सब बेसिक फंक्शंस है बच्चों किसके? कैरोटिनॉइड्स के। इसके बाद नेक्स्ट है फाइकोबिलिन्स। ये एक बहुत ही यूनिक ग्रुप का पिगमेंट है बच्चों, फाइकोबिलिन्स, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में एक्सक्लूसिवली पाया जाता है। इसमें अगर बात करें इसके प्रॉपर्टीज की, तो ये हॉट वाटर सॉल्युबल है, मींस गर्म पानी में ये डिसॉल्व हो जाता है। इसके पहले जो भी पिगमेंट थे बच्चों, याद रखना वो सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल थे, लेकिन ये जो पिगमेंट है फाइकोबिलिन्स हॉट वाटर सॉल्युबल है, गर्म पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। तो हॉट वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है, और इसमें मैग्नीशियम और फाइटोल्टेल नहीं होते। मैग्नीशियम और फाइटोल्टेल नहीं होते। इसके टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप के फाइकोबिलिन्स होते हैं बच्चों। एक होता है फाइकोसाइनिन, जो कि ब्लू कलर देता है, ब्लू कलर का होता है।
दूसरा होता है फाइकोरिथ्रिन जो रेड कलर का होता है, और तीसरा होता है एलोफाइकोसाइनिन जो लाइट ब्लू कलर का होता है। 3 तरह का होता है। पहला फाइकोसाइनिन ब्लू कलर, फाइकोरिथ्रिन रेड कलर, और एलोफाइकोसाइनिन लाइट ब्लू कलर का होता है। तो ये 3 तरह के होते हैं और ये पाया जाता है एक्सक्लूसिवली, जो बताया मैंने, दे अकर एक्सक्लूसिवली इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी एज एन एक्सेसरी पिगमेंट। किस रूप में? एक्सेसरी पिगमेंट के रूप में। एक्सेसरी पिगमेंट के रूप में ये पाया जाएगा कहां? ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में। तो यहां तक तो बात हो गई बच्चों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं, और मैंने बताया जो भी पिगमेंट होंगे वो कितने से कितने वेवलेंथ के बीच में लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। खासकर हम बात करें अगर क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स के बारे में तो 400 टू 700 नैनोमीटर, इसके बीच में ही लाइट को वो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले ये जाने कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो बच्चों ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हम किसी भी पिगमेंट को विबग्योर देते हैं, क्या देते हैं बच्चों? विबग्योर। और विबग्योर आपको पता होगा क्या होता है। तो जब हम किसी भी पिगमेंट को विबग्योर देते हैं मींस अलग अलग वेवलेंथ का लाइट देते हैं, तो उस अलग अलग वेवलेंथ के लाइट में वो पिगमेंट कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट को या कुछ कलर ऑफ लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और कुछ को कम एब्जॉर्ब करता है। इसी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उसी को ग्राफ को स्टडी करें तो इसमें इस तरह का ग्राफ आता है बच्चों, जब हम प्लांट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हैं। क्योंकि हमें हायर प्लांट्स में स्टडी करना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, तो हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट पाया जाता है बच्चों, मैं पहले बता दूं आपको, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स, उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। और मैंने आपको पहले बता रखा है कि प्लांट्स में जो पिगमेंट होते हैं वो विजिबल रेंज में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसका PAR मैंने आपको बताया था 400 टू 700 नैनोमीटर। तो बच्चों ये ग्राफ जो लिया गया है आप देख सकते हो कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में लिया गया है, क्योंकि जो प्लांट के पिगमेंट है इसी रेंज के बीच में रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहां पे ये वाई एक्सिस पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट लिखा है, मींस वाई एक्सिस पे कितना एब्जॉर्प्शन कर रहा है वो दिखेगा, और एक्स एक्सिस पे लाइट का वेवलेंथ लिया गया है बच्चों जो कि नैनोमीटर में होता है। तो नैनोमीटर में यहां पे लिया गया है। और सबसे पहले ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लोरोफिल ए के लिए। क्लोरोफिल ए का ग्राफ बच्चों ब्लू कलर से यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप देखोगे कि ये जब लाइट अलग अलग वेवलेंथ का दिया गया तो इसने एक पीक यहां पे दिखाया है, फिर ये पीक बढ़ा यहां पे और फिर ये डाउन हो गया, फिर यहां पे थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन किया और फिर इसने दूसरा पीक दिखाया है। तो ये क्लोरोफिल ए का पीक होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मींस इस वेवलेंथ ऑफ लाइट के आसपास 450 के आसपास, हम कह सकते हैं 450 के आसपास ये वेवलेंथ है। यहां पे इसने एक पीक दिखाया और दूसरा पीक जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का दिख रहा है वो 650 के आसपास दिख रहा है बच्चों। फिर अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें तो क्लोरोफिल बी को हमने ग्रीन कलर के ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है और इसमें भी लाइट का एब्जॉर्प्शन जैसे ही हुआ इसने एक पीक दिखाया, ये भी 450 के आसपास एक पीक आ रहा है बच्चों। फिर ये पीक डाउन हो रहा है और फिर थोड़े बहुत एब्जॉर्प्शन के साथ ये दूसरा पीक 650 के आसपास शो कर रहा है। तो ए का पीक 450 के, ए और बी दोनों का पीक कितने पे? 450 के आसपास। और तीसरा जो ग्राफ है जो ब्लैक कलर से दिखाया गया है बच्चों, ये कैरोटीनॉइड्स का है। कैरोटीनॉइड्स में आप देखोगे
कैरोटीनॉइड्स में दोनों पिगमेंट का लिया गया बच्चों, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन दोनों का ये ग्राफ है, जिसमें कि ये पीक फिर से 450 के आसपास लिए दिखाया है और फिर ये पीक डाउन हो गया है 500 के पास। तो इस पूरे ग्राफ को अगर हम एनालाइज करें कि हमें इस ग्राफ में समझना क्या है, तो आप देखोगे कि पिगमेंट्स जो प्लांट्स में पाए जा रहे हैं वो पिगमेंट्स इस रेंज में एक पीक ज्यादा दिखा रहे हैं और दूसरा पीक जो मिल रहा है वो इस रेंज में आ रहा है। इस रेंज के वेवलेंथ को अगर कॉरस्पॉन्डिंग कलर में देखें कि 450 के आसपास जो कलर आ रहा है वो ब्लू कलर के वेवलेंथ में आता है और 650 के आसपास जो कलर होता है वेवलेंथ का वो रेड कलर का होता है। तो आप इस ग्राफ से कंक्लूड कर सकते हो कि प्लांट में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो एक तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ब्लू लाइट पे करते हैं और दूसरा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रेड लाइट पे करते हैं। तो ब्लू और रेड लाइट ऐसा लाइट है जहां पे कि प्लांट्स के पिगमेंट्स ज्यादा एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं। फिर अगर पूछा जाए कि क्या बीच में कोई एब्जॉर्प्शन शो हो रहा है, तो कह सकते हैं हो तो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पे कोई भी पीक दिखाई नहीं दे रहा। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एक तो ब्लू लाइट में हुआ है और दूसरा रेड लाइट में हुआ है। अब अगर क्लोरोफिल ए की बात करें तो क्लोरोफिल ए अपना सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां पे दिखा रहा है बच्चों? तो क्लोरोफिल ए अपना सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन आप अगर कंपेयर करोगे कि ज्यादा हाई पीक कहां गया, तो ज्यादा हाई पीक ब्लू लाइट में गया है क्लोरोफिल ए का और दूसरा पीक रेड में गया है। तो यहां पे क्लोरोफिल ए शो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट ब्लू लाइट। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पे शो कर रहा है? ब्लू लाइट में। और दूसरा पीक रेड लाइट में शो कर रहा है, अनदर पीक रेड लाइट में शो कर रहा है ए के लिए। अगर बी के लिए पूछा जाए तो बी के लिए भी सेम है बच्चों, बी भी अपना मैक्सिमम पीक ब्लू लाइट में करता है शो और दूसरा पीक रेड लाइट में शो कर रहा है। मीन्स अगर क्लोरोफिल ए और बी का बिहेवियर देखें अलग अलग वेवलेंथ पे तो ए और बी दोनों सेम टाइप का बिहेवियर कर रहा है, दोनों मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू और रेड लाइट में कर रहे हैं। कैरोटीनॉइड अपना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट के आसपास कर रहा है और रेड लाइट में इसका एब्जॉर्प्शन पीक नहीं दिखाई दे रहा है। और एक बात यहां पे आपको डिफरेंस देखना है बच्चों कि पूछा जाए कि ब्लू लाइट में कौन सा पिगमेंट सबसे मैक्सिमम पीक दिखाता है, तो ब्लू लाइट में सबसे मैक्सिमम पीक क्लोरोफिल बी शो कर रहा है, हाईएस्ट पीक। लेकिन इसके ठीक अपोजिट आप देखोगे कि रेड लाइट में हाईएस्ट पीक कौन दिखा रहा है? रेड लाइट में मैक्सिमम पीक क्लोरोफिल ए दिखा रहा है। तो ये आपको इस ग्राफ से कंक्लूजन ड्रॉ करना है बच्चों। तो यहां तक बात होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, जिसे हम समझते हैं कि जब हम किसी भी पिगमेंट को विबग्योर देते हैं तो उसके कारण वो अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग तरह का एब्जॉर्प्शन बिहेवियर शो करता है और उसी एब्जॉर्प्शन बिहेवियर को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें कि क्लोरोफिल ए का और बी का अलग अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ग्राफ हमें देखने को मिलता है। ये तो बात हो गई बच्चों कि पिगमेंट्स कैसे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। नेक्स्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो यहां पे एक्शन स्पेक्ट्रम का डिफिनीशन आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस का रेट। यहां पे बच्चों एक्शन का मतलब यहां पे समझना है कि फोटोसिंथेसिस का रेट कैसा है, कहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है और कहां पे फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है, अलग अलग वेवलेंथ के लाइट के रिस्पेक्ट में। जब हम फिर से किसी भी प्लांट को अगर हम विबग्योर देते हैं, दैट इज वेवलेंथ 400 से 700 के बीच का देते हैं, दैट इज जिसे हम कहते हैं पीएआर, विबग्योर देते हैं, तो उस दौरान वो किस वेवलेंथ पे ज्यादा लाइट ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है और किस वेवलेंथ पे कम फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है डिफिनेशन बच्चों? द ग्राफिकल कर्व
डिपिक्टिंग द रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज एक्सन स्पेक्ट्रम। रिलेटिव लेंथ कि कहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है और कहां पे कम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब इस फिगर को देखें बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस कहां पे ज्यादा हो रहा है और कहां पे कम हो रहा है, ये पता कैसे चलेगा? तो इसको पता लगाने का सबसे आसान तरीका है बच्चों कि हम ऑक्सीजन रिलीज को ऑब्जर्व करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होगा, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज के वॉल्यूम को अगर हम मेजर करें कि कहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और कहाँ पे कम रिलीज हो रहा है, उसको हम मान सकते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के कोरिलेशन में। तो अगर हम ग्राफ में देखें तो वाई एक्सिस पे हम देखेंगे रेट ऑफ O2 रिलीज, देखते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किससे मेजर कर रहे हैं बच्चों? ऑक्सीजन रिलीज से। तो आप देखो वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर करना है ऑक्सीजन रिलीज के बेसिस पे, और एक्स एक्सिस पे फिर से वेवलेंथ ले रखा है 400 टू 700 के बीच में, और वेवलेंथ किस में है? नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर में हम लोग वेवलेंथ ले रहे हैं, और इसका जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, आप देखो कि यहां पे ये ग्राफ इस तरह से आता हुआ दिखाई दिया कि यहाँ पे ग्राफ हाई पीक दिखा रहा है, फिर ये डाउन हुआ है, फिर ये बढ़ा है और फिर ये कम हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि ज्यादा पीक कहां पे दिखाई दिया, तो पीक अगर हम देखें तो हम कहेंगे यहाँ पे ये पीक ज्यादा है, और दूसरा पीक मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज का यहाँ पे दिख रहा है। और फिर से अगर हम कोरिलेट करें इसको कलर के बेसिस पे कि कौन से कलर का लाइट यहाँ पे मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर के वेवलेंथ का लाइट था और यहाँ पे रेड कलर के वेवलेंथ का लाइट है। तो हम कह सकते हैं क्या बच्चों कि ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है? ज्यादा फोटोसिंथेसिस एक तो ब्लू लाइट में हो रहा है और दूसरा रेड लाइट में हो रहा है। ब्लू लाइट में हो रहा है और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। तो ये ब्लू और रेड लाइट हम कहेंगे कि एक्सन स्पेक्ट्रम क्या होगा प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का? ब्लू एंड रेड। कि एक्सन स्पेक्ट्रम पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? ब्लू एंड रेड लाइट पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो एक्सन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें क्या देखने को मिला? एक तो ब्लू लाइट में और दूसरा रेड लाइट में। दूसरी बात यहां पे आपको ये भी समझना है बच्चों कि ठीक है ब्लू लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन कुछ फोटोसिंथेसिस आप देखो यहां पे भी हो रहा है। ये एरिया भी ऐसा है जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को कंपेयर करें तो यहां पे अगर आप देखोगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को कंपेयर करें तो यहां पे एब्जॉर्प्शन कम हो रहा था। ये एरिया में लाइट के कारण पिगमेंट्स का एब्जॉर्प्शन कम था, लेकिन जब हम एक्सन स्पेक्ट्रम देखते हैं तो यहां पे ग्राफ में एब्जॉर्प्शन के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा O2 रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है।